जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और हमारे साथ एक बार फिर से हमारे खास मेहमान मौजूद हैं, मेजर जनरल राजीव नारायणन, जिनसे हम आज के एक खास मुद्दे पर बात करेंगे। सबसे पहले सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। जय हिंद, नमस्कार। नमस्कार अंबर, यस, प्लेजर टू बी बैक ऑन योर शो आफ्टर अ व्हाइल। हाँ, यस बहुत कुछ हुआ है। हालांकि सर। प्रेस कुछ और बोलता है। जी मैंने बोला है कि ऐसा क्या हुआ कि यूएस भाग के भारत के पास आ गया दोबारा। जी सर, यूएस का ट्रेड डेलीगेशन भारत आ रहा है, लेड बाय चीफ आ नेगोशिएटर। चुका है, जी वही ना। आ आया चुका है है, तो। कल रात को आ गया है। आज एक दिन यहाँ पे है। जी मतलब यू आर गोइंग टू सेट द फ्रेमवर्क, आप क्या क्या करना चाहते हो, क्या करोगे क्या नहीं करोगे। लेकिन सोचने वाली बात है कि 27 अगस्त के आना था, मना कर दिया, बोला डेड इकोनॉमी, कोई बात नहीं कर सकते, प्रॉफिटियरिंग, ब्राह्मण्स प्रॉफिटियरिंग, मोदीज वॉर यूक्रेन, एंड सडनली यू फाइंड स्टार्टिंग 5th सितंबर द बैकफ्लिप स्टार्ट्स। एंड फाइनली जो लेटर भेजता है नेटो को, उसमें इंडिया का नाम ही नहीं है, कहता चाइना के ऊपर डालो सैंक्शन, रशिया का तेल ले रहा है ना। ऐसा क्या हुआ जो इतना तेवर में बदली आया और चुपचाप से डेलीगेशन को भेजा है? इट इज नॉट इंडिया विच इज ज्वाइनिंग द ट्रेड टॉक्स, आई एम सॉरी। ये हमारी मीडिया, पेड मीडिया है, वेस्ट जो देता है वो नैरेटिव चलाती है। इट इज यूएस कमिंग बैक टू इंडिया बेगिंग फॉर टॉक्स। फंडे क्लियर होने चाहिए। हुआ क्या? सबसे पहला डर, सबसे बड़ा डर, क्योंकि मैंने वो 5 सितंबर का डेट दिया है, यूएस को डर लग गया कि ईयू उससे दूर जा रहा। क्या हुआ? ईयू काउंसिल प्रेसिडेंट और ईयू कमीशन प्रेसिडेंट दोनों वीडियो कॉन्फ्रेंस करते हैं मोदी जी के साथ 4 सितंबर को। दैट्स व्हाई आई गिव द इंपॉर्टेंस ऑफ द डेट 5th सितंबर। 4th सितंबर agreeing on 3 issues. ए, एफटीए, जिसके ऊपर टॉक्स चल रहे हैं हमारे, और बोला था कि हाँ भाई अक्टूबर नवंबर तक हो जाएगा। नंबर 2, जो ईयू समिट, इंडो ईयू समिट है, इंडिया ने बोला हमारे यहाँ करो। काउंसिल और कमिश्नर सबको इनवाइट किया है, फरवरी में होगा। मतलब अगर नवंबर तक सब फाइनलाइज हो गया तो फरवरी में साइन हो जाएगा। एंड नंबर 3, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिस पे तड़पा है, इसीलिए वो चिट्ठी गया है नेटो को कि भाई भारत से बोला कि आप मध्यस्थता करें और प्लीज ये जो यूक्रेन की लड़ाई है इसको रुकवाएं। तो भारत ने कहा कि कोई बात नहीं, अगला जो भी टॉक आपने करना है यूक्रेन की लड़ाई के लिए, यूक्रेन, रशिया, ईयू, आप भारत आके भारत में कर लीजिए। और उसके फौरन बाद जेलेंस्की का स्टेटमेंट आता है कि पुतिन से बात करने के लिए वो कहीं भी जाने को तैयार। थैंक यू वेरी मच। पतलून गीली हो गई डोनाल्ड ट्रंप कि भाई साहब अगर ये ईयू निकल गया हाथ से तो नेटो का क्या होगा? नेटो ईयू चला गया तो उसकी पकड़ तो यूरोप के ऊपर खत्म, ग्लोबल नॉर्थ के ऊपर उसकी पकड़ खत्म, क्योंकि उधर जापान और साउथ कोरिया को भी तंग कर दिया है। जापान तो ऑलरेडी आपके साथ हाथ मिला रहा है, साउथ कोरिया तो मिला चुका है। तो वो प्रेशर डालने लगा, आपके साथ बात किया कि भाई ट्वीट करने लगा, नहीं मोदी जी मेरा अच्छा दोस्त है, बट वो स्टैंड ले रहे हैं, अच्छा दोस्त है। प्रेशर डाला ईयू के ऊपर कि पहले तो प्रेशर था भारत और चीन पे सैंक्शन करो, माना नहीं। क्यों? क्योंकि उर्सुला वॉन डर लेयन जो ईयू कमीशन की प्रेसिडेंट है वो ट्रेमेंडस बैकफुट पे है। मेरा मानना है कभी भी अगले 1-2 महीने के अंदर वो रिजाइन कर दे। उसका सारा पासा उल्टा पड़ गया। बजट उसने बनाया, उसमें ऑल्सो असाइलम सीकर्स के कोटास दिए थे,
इटली और हंगरी ने थप्पड़ मार दिया, टेक अ वॉक। Italy, Hungary so went to the EU just Court of Justice. The Court of Justice has declared that Belgium has no authority to order countries कि आप कितना क्या लोगे। थैंक यू वेरी मच, वहीं खत्म हो गया उर्सुला वॉन्डरलेन। फ्रांस, जो वॉन्डरलेन के साथ था मैक्रोन, 2 बजट फेल हो चुके हैं उसके, 2 पीएम जा चुके हैं, अभी तीसरा पीएम लेके आया है, वो भी बजट फेल हो जाएगा क्योंकि वो सपोर्ट कर रहा है कि भाई हथियार दो, हथियार खरीदो, यूक्रेन की लड़ाई करो। और सोशलिस्टिक जो उसके डिटेल्स हैं उसमें कि भाई जो सोशल सिक्योरिटी है, पेंशन है, उसको काटना चाहता है, पेंशन सिक्योरिटी वगैरह। अब आप सोशलिस्ट पार्टी के साथ आप राज कर रहे हो तो वो कैसे एक्सेप्ट करेंगे कि सोशल सिक्योरिटी वगैरह, वेलफेयर वगैरह बंद कर दो? बजट तो पास ही नहीं होगा। उन्होंने बोला भी था इसको, तेरे को बचना है तो अगला पीएम हमारा होना चाहिए, माना नहीं, अपने ही पार्टी से तीसरा पीएम लेके आया है। वो कब तक टिकेगा मैक्रोन पता नहीं, क्योंकि इसके बाद तो सोशलिस्ट पार्टी हाथ हटा देगी, गवर्नमेंट गिर जाएगी, दोबारा इलेक्शन होना है, मैक्रोन ने जीतना नहीं है। सड़क पे इतना रोष है उसके विरुद्ध। जर्मन चांसलर यू टर्न कर गया, कहता मैं और असाइलम लूंगा नहीं, मैं 3 साल से हमारा रिसेशन चल रहा है, मैं पैसे वैसे कुछ देने वाला है ही नहीं, जितना देना था मैं दे चुका, मेरे पास पैसे नहीं है अभी यूक्रेन को देने के, अब जो कुछ करूंगा अपनी जनता के लिए करूंगा। तब इन्होंने कोशिश की एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कि भाई ड्रोन अटैक आया पोलैंड पे, झूठ, जी सर। कोई टेकर्स नहीं उसके। हुआ क्या था, नेटो ने एक F-35 भेजा था विच वाज ट्राइंग टू एंटर यूक्रेन एरिया, रशिया ने ड्रोन्स भेजा और उसको जैम कर दिया पूरा, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ड्रोन्स से पूरा जैम हो गया, इतना जैम हुआ सिस्टम्स कि कुछ नहीं चल रहा था। तो प्लेन्स के अंदर एक इमरजेंसी स्क्वॉक बॉक्स बोलते हैं, 7600 कुछ फ्रीक्वेंसी पे आता है, उसको एक्टिवेट करके बोला था और वापस चला गया। उसका कोई ड्रोन शूट डाउन किया होगा यूक्रेन में, कोई पार्ट वार्ट गिरा होगा नीचे, उसको ट्राई किया फॉल्स फ्लैग करके, दे वर नो टेकर्स। आफ्टर दैट कम्स दिस लेटर टू नेटो, इंडिया का नाम कहीं नहीं है, कि भाई साहब आप चाइना के ऊपर करें, आप करो उसके बाद मैं करूंगा, ये नहीं कि मैं कर रहा हूं तुम करो, आप करो उसके बाद मैं करूंगा। यूएस के अंदर ही देख लो, उसकी इकोनॉमी चरमरा रही, उनके इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि अगर इसी तरह टैरिफ के ऊपर बैठा रहा ये तो बाय द ईयर एंड आइदर स्टैगफ्लेशन और रिसेशन। वैसे भी बोला है कॉस्टलीस्ट क्रिसमस फॉर द पीपल इन यूएसए, आम प्राइजेस बढ़ते जा रहे हैं। जो मिड वेस्ट और साउथ के स्टेट्स हैं विच डिपेंड, 13 स्टेट्स हैं विच डिपेंड ऑन एमएसएमईज और विच डिपेंड ऑन अपना एग्रीकल्चर के, वो तो रिसेशन फेस कर, सबसे ज्यादा उनका बनता था सोयाबीन, कॉटन, कॉर्न, वीट, ये है इनके। वीट का बिगेस्ट बायर वो कनाडा, उसने बंद कर दिया, टैरिफ जैसे अपना लगाया उसने वीट बंद कर दिया, वीट लेना बंद कर दिया यूएस से। सोयाबीन चाइना के, ब्राजील के ऊपर जैसे ही टैरिफ लगाया और चाइना पे टैरिफ लगाया, चाइना ने उसका सोयाबीन खरीदना बंद कर दिया, ब्राजील के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। अफ्रीकन एशियन कंट्रीज जो उसका कॉटन खरीदते थे, कॉटन खरीदना बंद कर दिया, कॉर्न कोई खरीद नहीं रहा। जब तो वो लुटने कल बोल रहा था कि अरे यार एक बंडल कॉर्न तो ले लो मेरे से, भीख मांग रहा है। वो सारे उगा के बैठे हुए हैं, कोई खरीदार नहीं है, ये हालत। अब जो एमएसएमईज है इनका सामान बाहर से आता था, रिसोर्सेस वगैरह जो है बाहर से आते थे, जो बनाते थे एंड देन सेल इट अब्रॉड। आपने सारे के ऊपर तो टैरिफ लगा दिया, तो उसका तो कूंडा हो गया, ही इज नॉट कॉम्पिटिटिव इन द इंटरनेशनल मार्केट।
ही इज नॉट कॉम्पिटिटिव इन अमेरिकन मार्केट, क्योंकि जो बाहर से बना के आ रहा है उसको तो कम कॉस्ट ऑफ मेकिंग इज लेस, केवल टैरिफ चार्ज है। यहां तो टैरिफ चार्ज है प्लस कॉस्ट ऑफ मेकिंग इज मोर। ओके, अभी साउथ कोरिया बेचारा उसको एग्रीमेंट कर लिया था, हंडे वहां पे प्लांट बना रहा था, आपने जाके रेड कर दिया, 400 कुछ उनके बंदों को पकड़ लिया। आपके स्किल्ड वर्कर है नहीं, आपने पकड़ लिया उनको, उन सबको ले गया और हंडे करता थैंक यू वेरी मच। साउथ कोरिया कहता है आई मस्ट हैव रीथिंक माय इन्वेस्टमेंट, अगर आप इस तरह से कर रहे हो। अभी उनको समझ नहीं आ रहा करे तो क्या करें। बनाने आया, अपने वर्कर्स लेके आया था बनाने के लिए, क्योंकि आपके वर्कर्स कोई आए नहीं और आपने उन्हीं को पकड़ लिया जो वर्क परमिट आपके स्टेट डिपार्टमेंट ने, आपके एम्बेसीज ने बना के दिया है उनको वर्क पर। एक इंटर्न था जो B1 वीजा पे था, B1 वीजा में यू आर ऑथराइज, यू आर अलाउड टू डू इंटर्नशिप, उसको भी पकड़ लिया, सब आगे बाहर। तो अब कौन आएगा इन्वेस्ट करने आपके पास, जब सब पूरी दुनिया देख रही है यार। जापान जिसने एक्सेप्ट कर लिया था टर्म ऑफ रेफरेंस, वहां पे उनके फाइनेंस, अपने मोदी जी के जाने के बाद वो गए थे फाइनेंस मिनिस्टर, और वहां के एम्बेसडर जो थे जापान के, दोनों ने एक्सेप्ट कर लिया 550 बिलियन हम इन्वेस्ट कर देंगे। नतीजा इशिबा गया, हार गया, जूते मार के निकाल दिए उसको कि पागल है कि वहां इन्वेस्ट करो ताकि 90% प्रॉफिट वो ले, हम क्यों इन्वेस्ट करें 90% प्रॉफिट के लिए। और तो अपने एलआई से पैसा लगवाते हैं और खुद कमाते हैं। बिल्कुल, अब धीरे धीरे वो देख रहा है यार, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, कैरिबियन, सारे आपके दरवाजे पे खड़े हैं एफटीए के लिए। अमेरिका को कोई पूछ ही नहीं रहा, घास नहीं डाल रहा कोई कि एफटीए करना है। कह रहे टैरिफ डाल दिया, ठीक है टैरिफ डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। नाउ दैट, इसी कारण ट्रंप ने टाको किया, ट्रंप ने टाको किया। लेकिन इंडिया, सर, जो आपने सबसे शुरुआत में बात की कि जो एक नैरेटिव चल रहा है यहाँ पर कि अमेरिका के प्रेशर में भारत आ गया और ये सारी चीजें, और खासतौर से सबसे बड़ा सर जो कंसर्न जो मोदी जी ने भी एड्रेस किया कि हमारी एमएसएमई और जो हमारे फार्मर्स और जो है उनके इंटरेस्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। ब्रेंडन लिंच आप विजिट कर रहे हैं, तो ये सर ऑप्टिक्स है या कोई बेहतर कुछ इस पर हमें नतीजे नजर आएंगे ट्रेड डील को लेकर? हमने तो अपने रेड लाइन क्लियर कर दी। सबसे पहले है, टॉक्स आगे नहीं बढ़ेगा जब तक ये एडिशनल 25% आपने टैरिफ लगाया वो हटाओगे नहीं, कोई टॉक नहीं। दैट इज वेरी क्लियर, मैसेज हैज बीन गिवन। ये एडिशनल 25% हटाइए, उसके बाद टॉक्स है। दूसरा, जो हमारे अपने एग्रीकल्चर, डेयरी, डिफेंस, एनर्जी सिक्योरिटी, आउट ऑफ परव्यू ऑफ योर ट्रेड, हमने बात ही नहीं करना इन चीजों की। आपने क्लियर मैसेजिंग उसको दे दिया था, जब दोबारा दोबारा बोल रहा था ना रशिया से तेल ले रहा है, आप 5 मिलियन बैरल्स पर डे लेते थे, 5 मिलियन बैरल्स आप लेते थे इनसे, यूएस से 5 बिलियन, सॉरी, अब से 2 बिलियन ही आएगा, बाकी 3 बिलियन। 2 बिलियन आपने नाइजीरिया से साइन कर लिया एग्रीमेंट, और 1 बिलियन फ्रॉम यूएई। थैंक यू वेरी मच। और बोल कि तू रशिया से ले रहा है, और बोल मेरे से लेगा, और ज्यादा चीखेगा वो भी काट दोगे आप। तो ये नैरेटिव चला रहा है, इसीलिए नवारो बोला ना देखो इंडिया दब गया, और वो क्लियर नैरेटिव। और हमारी प्रेस तो, मीडिया तो बिके हुए हैं कि भाई हमें कोई वहां पे यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा, हमें कुछ मिल जाएगा, हमारे बच्चे को कुछ मिल जाएगा। अब बकवास अपने देश के लिए बात करो ना यार। दब के कौन आया है? वो आया है, आप थोड़ी आए हो। आप तो राजा समान बैठे हो, वो आया आपके सामने भीख मांगता हुआ कि यार ट्रेड टॉक्स मेरे साथ भी कर ले। हमें क्या दबाव है यूएस से ट्रेड टॉक करने के लिए, जब पूरा संसार आपके दरवाजे पे खड़ा है। आपका प्राइम दुश्मन जो चीन है वो खुद खड़ा है
भीख का कटोरा लेके कि दे दे, खुदा के नाम पे कुछ दे दे मेरे को। भाई साहब ये हालत है आपकी, ये आलम है आपका, शक मत करना। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप का सबसे बड़ा प्रॉब्लम वॉल स्ट्रीट और बिग टेक और एमएनसीज उसके साथ सहमत नहीं है। जो 5 बड़ी कंपनियां बताता हूं क्या क्या किया। सबसे पहले लेते हैं एप्पल। एप्पल अमेरिका में अब नहीं करता है, भारत और वियतनाम, चीन से दुकान बंद कर दी। उसने तो क्लियर बोला है कि अगले साल से जो जो आईपॉड और ये सब बनता है वो वियतनाम में बनेगा, बाकी आईपैड, लैपटॉप और पूरा एप्पल के प्रोडक्ट्स बाकी जो है भारत में बनेंगे, और यूएस के लिए जो भी प्रोडक्ट है भारत से बन के जाए। पूरा दबाव डाल चुका ट्रंप उसके ऊपर, उसने घास नहीं डाला उसको कि भाई साहब यहीं से बन के जाए। नंबर 2 गूगल, डिटो सेम टू सेम, भारत वियतनाम। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट अमेजॉन। अमेजॉन पहले यूएई वगैरह देख रहा था, ही शिफ्टेड हिज हेडक्वार्टर्स टू मेक्सिको। पूरा कंट्रोल एंड कंपनी चलेगा भारत से, कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर्स मेक्सिको में। ठीक है, लास्ट लेते हैं फेसबुक। फेसबुक हैज ऑल 3, मेक्सिको, भारत, वियतनाम। So much for 100 billion, 500 billion investment in USA, zero. भाई साहब इट इज नॉट व्हाट यू से, आप कर क्या रहे हो, एक्चुअल में कर क्या रहे हो। वॉल स्ट्रीट तो यहां भारत में इन्वेस्ट कर रहा है। अच्छा, आपके जितने भी फिनटेक है, आपके बिजनेस हाउसेस हैं, कंसल्टेंसी एजेंसी हैं बड़े बड़े, उस सब ने इन्वेस्ट किया है व्हाट इज नोन एज R&D के लिए, फ्यूचर ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स। अलग अलग देशों में सबसे ज्यादा भारत में है। आज के तारीख में 1950 कैपेबिलिटी सेंटर है अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ भारत, फंडेड बाय ऑल दिस। 58% भारत का है इसमें, दैट वी हैव टू बी क्लियर। इट इज नॉट फंडेड टोटली बाय देम। कंट्रोलिंग स्टेक्स भारत का 58%, तो इसका सारा आईपीआर भारत के ऊपर है, सारा पेटेंट भारत के पास बाय दी। और वो सब खुश हैं इससे, कहते 2500 तक बढ़ाएंगे अगले 2-3 साल के अंदर। गई भैंस तेल लेने उसकी, करते रहे मागा मागा। कौन कर लेगा जब तेरे पास काबिल लोग ही नहीं है, स्किल्ड वर्कर्स क्या सेमी स्किल्ड वर्कर तक नहीं है। कि इमेजिन कंस्ट्रक्शन करना है, आप बाहर से बंदे ला रहे हो, लोकल बंदे ही नहीं अवेलेबल है कंस्ट्रक्शन करने के लिए। बिल्डिंग बना रहे थे ठंडे प्लांट का, बनाने के लिए बंदे नहीं है तेरे पास, बाहर से लेके आ रहा। क्यों? तेरे जो काम करने वाले थे, जिसको इलीगल एलियंस करके तूने लात मार के भगा दिया, वो करते थे काम। फंडे तो क्लियर होने चाहिए। तेरा व्हाइट मैन तो भांग चढ़ा के, पता नहीं ड्रग चढ़ा के कहीं पड़ा रहता है। वेपिंग इज द मोस्ट कॉमन, हर गली नुक्कड़ में आपको वेपिंग रूम्स मिलेंगे, वहां पे बंदे पड़े रहते हैं वेपिंग करते हुए। ये तो मैंने अपनी आंखों से खुद देखा है, 2 दफा यूएस जा चुका हूं। बड़े बड़े शहर मैं बता रहा हूँ, वॉशिंगटन, न्यूयॉर्क, ये सब जगह सुट्टेबाजी पड़े हुए, वेरी कॉमन, वेरी कॉमन। काम करने को तैयार नहीं है। And I'm not talking of a black, anyone American of any color except Asians. Absolutely. वो जाके वहाँ पर मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, काम करते हैं, सुबह सवेरे ऑड सब एशियंस करते हैं। बाकी सब तो पड़े हुए, और दूसरे जो रगड़ के काम करते थे वो इसके हिस्पैनिक्स थे। आपने हिस्पैनिक्स और ये सबको तो निकाल दिया। तो कंस्ट्रक्शन के लिए कहां से लाता, इसीलिए तो कोरिया से लेके आया था। तो तू मांगा मांगा क्या कर लेगा, कुछ नहीं कर सकता। तो आज के तारीख में एक्चुअली लोगों को समझ लेना चाहिए कि डोंट गो बाय द वेस्टर्न नैरेटिव, ऑल कार्ड्स आर हेल्ड बाय यू अगेंस्ट यूएस।
कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी खेतें जो है ना, जहां से वो हार्वेस्ट करके निकालता था, वो पड़े हुए हैं। कंबाइन हार्वेस्टर ये सारा चलाते थे ये माइग्रेंट लेबर, मोस्ट ऑफ देम। वो उसको तो निकाल दिया आपने। साउथ और मिड वेस्ट के खेतों में दिखा है पम्पकिन, टमाटर, ये सब पड़े हुए सड़ रहे हैं। क्यों? लेबर नहीं है। जैसे आज हमारे प्रॉब्लम पंजाब में, खुल के बोलता हूं, जी सर, वहाँ पे भी माइग्रेंट लेबरर है सारे। माइग्रेंट लेबर नहीं हो वहां पे, पंजाब में खेती खत्म, जी। हार्वेस्टिंग ही नहीं हो पाएगा तुम्हारा। अच्छा, इसमें एक चीज हुआ है, ब्रिक्स और ग्लोबल साउथ एक कटघरे में आ गए हैं और यूएस और वेस्ट दूसरे कटघरे में आ गए। वेस्ट को तो समझ में आ गया, यूरोप, कि भाई साहब हम एक ढलते पावर है, हम में कोई ताकत नहीं है, इसीलिए पूरा यू टर्न करके आपके पास आए हैं, क्योंकि ग्लोबल साउथ आपके साथ खड़ा है। अगर वो नहीं करेंगे तो कचरा हो जाएगा। रिसेशन में तो 3 देश ऑलरेडी हैं। जस्ट इमेजिन, अपने आप को ग्लोबल नॉर्थ कहते हैं, P5 में बैठे हुए 2 जन, यूके, फ्रांस, एंड द पावर हाउस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरोप, जर्मनी, आर लुकिंग एट IMF बेल आउट। एब्सोल्युटली सर। सो मच फॉर बीइंग ग्लोबल नॉर्थ। मैं तो कहता हूं IMF को बेल आउट करो और उनका 0.4 या 0.5 कर दो वोटिंग राइट। दे शुड नॉट हैव 4 point something or 3 point something or 5 point something, because कचरा है asking for IMF बेल आउट। यूएस के पॉलिटिशियंस को अभी तक समझ नहीं आया। वो भी अभी भी समझते हैं कि हम में ताकत है, जबकि आप वो सुपर पावर नहीं रहे। हाँ, यू मे बी अ बिग पावर, सुपर पावर नहीं रहे। क्यों? अगर आप अपने मिलिट्री, अपने बूट्स जमीन में डलाने से, लगाने एंड से डरते ऑल्सो हो वो ना। अमेरिका फर्स्ट की बात करते हैं, लेकिन अमेरिकन इंटरेस्ट तो यहाँ पर कहीं पे आपको नजर ही नहीं आ रहा है। अमेरिका फर्स्ट वो सब तो इलेक्टोरल वो है। सारे दोनों पार्टीज जो है वो सीट जीतने के लिए काम करती है। अपने अपने उन्होंने वो वोट बैंक्स बना लिए, वोट बैंक पॉलिटिक्स कर रहे हैं कि हमने जीतना, इलेक्शन जीतना। किसी ने एक धेले का, अभी जब ये आया था बाइडेन, सर्वे उन्होंने शुरू कर दिया था ट्रंप के टाइम में, बाइडेन के टाइम में आया था, दे नीडेड टू रिवैम्प देयर इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर तकरीबन 100 साल पुरानी हो चुकी थी, हाथ नहीं लगाया था। पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्रिजेस, रेलवे ब्रिजेस, रेलवे लाइंस, रोड्स, वो सबको ठीक करने के लिए $1 ट्रिलियन चाहिए। एंड आई एम टॉकिंग ऑफ 2020 पीरियड, 2020-2021 व्हेन बाइडेन वाज देयर। $1 भी लगाया है? $1 नहीं लगाया इनका। सब जगह लड़ाइयां कराने के लिए तैयार है, अरबों डॉलर खर्च करने के लिए तैयार है। अपना इंफ्रास्ट्रक्चर तो तैयार करो। किधर लगाया आपने? आपके ब्रिजें तो अब 100 साल से पुरानी हो चुकी है, पता नहीं कब ढह जाएगी, उसी पे चल रहे हो आप। तो ये टैरिफ वॉर जो किया ना इसने, इसी धौस में किया था कि मैं संसार का गुंडा हूं, मैं शुरू करूंगा, सब दुम दबा के मेरे पास आएंगे। कुछ निकल एक गई गए, सर गुंडे की। अब हेकड़ी निकल गई, कुछ एक गए। मैं मानता हूं, सी, जिस किसी के पास भी यूएस एक्सपोर्ट्स में उनका एक्सपोजर 20 से 30% जीडीपी का था, वो बात करने गए, एक्सेप्टिंग चाइना। चाइना इज अ डिफरेंट बास्केट केस, एक्सेप्टिंग चाइना। लेकिन हुआ क्या? जो ईयू में वंडरलैंड बात बूत करके आई थी, वो तो अभी इतने बैकफुट पे कि पता नहीं कब रिजाइन कर जाए। कंट्रीज ने मना कर दिया उसका, जो भी उसने वहां पे ट्रंप को बोल के आई थी, कुछ नहीं हुआ। सो
अब यूरोप को, अब उसका जो ग्रैंड स्ट्रेटजी था यूएस एंड वेस्ट का कि ग्लोबल साउथ को दबा के रखो और हम पूरा दादागिरी करेंगे, वो खत्म हो चुका, उसका एक्सपायरी डेट हो चुका है, कुछ बचा नहीं है उसमें। वेस्ट को समझ आ गया है कि भाई साहब ग्लोबल साउथ मेरे हाथ से चला गया तो इकोनॉमी वैसे ही चरमरा रहा है, मैं खत्म हो जाऊंगा। तो ग्लोबल साउथ का वॉइस कौन है? भारत। भारत। इसीलिए आपके पास आए हैं भीख का कटोरा लेके कि भाई साहब एफटीए कर लो। सर, यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी कि अभी हमारा जैसे कि आपने भी बताया और हम सब जानते हैं कि बहुत सारे देशों से हमारी ट्रेड टॉक्स चल रही है। ऐसे में अब यूएस हमारे पास आया तो यूएस हमारे लिए प्रायोरिटी रहेगा या भारत अपनी वो मल्टी कोई अलाइनमेंट प्रायोरिटी नहीं है। आपने जैसे मैंने कहा क्लियर बता दिया है, पहले वो 25% एक्स्ट्रा जो डाला था वो गलत डाला था, जबरदस्ती डाला था, पहले उसको निकालिए, बाकी बात बाद में होगी। और बाकी जो रेड लाइंस हमने दे दिया है कि इस पे तो बातचीत हम करने ही नहीं वाले। आप कह नहीं सकते कि डिफेंस केवल मेरे से ही लो, आप कह नहीं सकते एनर्जी केवल मेरे से ही लो, आप डिक्टेट नहीं कर सकते मुझे कि डिफेंस का यहां से लेना है, एनर्जी वहां से लेना है, ये यहां से लेना है, आप कोई डिक्टेट नहीं कर सकते। मैं जो मेरे देश के हित में है उसके मुताबिक मैं काम करूं। तो ये आपने उनको लिख के दे दिया। इसके बीच में आपने बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट कर, सी ट्रेड एग्रीमेंट के अलग 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 मायने होते हैं। बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट होता है जो दो देश अपने आप करते हैं, कौन सा सेक्टर में क्या टैरिफ नहीं लगाना है, उस पर बातचीत होती है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है जो खुल के होता है, सब तरफ सारा कुछ कर सकते हैं, अपना सारे इसमें कर लेते हैं। प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट इज लाइक अ बायलैटरल ट्रेड कि भाई आप सेलेक्ट कर सकते हो। फिर एक होता है इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट, तो वो भी एक्चुअली 2-3 स्टेट कंट्रीज के साथ करते हो। और दूसरा पार्टनरशिप होता है ना, इसमें क्या होता है, इन्वेस्टमेंट भी इंक्लूडेड होता है। समथिंग लाइक हमने किया है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट एफ्टा के साथ। मैं ट्वीट देख रहा था एक का, उसमें वो बोल रहा था टॉक्स चल रहे हैं एफ्टा के साथ। ना जी, पिछले साल 10 मार्च को साइन हो चुका है, 1 अक्टूबर से इम्प्लीमेंटेबल है, सारे कंट्रीज ने, उनके पार्लियामेंट ने अप्रूव कर दिया। जो यूरोपियन फ्री ट्रेड एरिया करके, नॉट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, फ्री ट्रेड एरिया, नॉर्वे, आइसलैंड, स्विट्जरलैंड, लिechtenstein 1 अक्टूबर से लागू है। वो 100 बिलियन आपके पास इन्वेस्ट करने वाले। तो डर उसका यही है कि मैं रह जाऊंगा। ईयू का तो वही था कि यार मैं पीछे रह जाऊंगा, तो मैं, दैट इज वाई सी यूरोपियन कमीशन के, यूरोपियन यूनियन में 3 स्ट्रेटा है। टॉप मोस्ट इज द यूरोपियन काउंसिल। यूरोपियन काउंसिल is the heads of state of government 27, they are part of that. They decide the geopolitical, geostrategic और geoeconomic direction EU किस तरफ जाएगा, वो डिसाइड करते, और कोई डिसाइड नहीं कर सकता। उनके डिसीजन के नीचे आता है यूरोपियन कमीशन, जहां पे रेप्स आते, जिसकी प्रेसिडेंट ये है उर्सुला वॉन डर लेयन। उस पॉलिसी डिसीजन के मुताबिक इसमें चलना है, उसके लिए उसको जो रूल्स चाहिए, तो नीचे आता है यूरोपियन पार्लियामेंट, वहां पे डिस्कस होता है, और वो रूल नहीं बन सकता जब तक 27 स्टेट्स अप्रूव नहीं करते। जैसे बजट भी लगाना है, वो पास नहीं कर सकते जब तक 27 स्टेट्स अप्रूव नहीं करते, अप्रूवल के बाद ही वो क्लियर हो। सो जब, दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ September 4th, वेयर मोस्ट ऑफ आवर मीडिया हैव मिस्ड इट। अदरवाइज यूएस भी कौन गया बात करने के लिए, वंडरलैंड गई। द प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन काउंसिल एंटोनियो कोस्टा ने तो ट्रंप से बात ही नहीं किया, उसने मोदी जी से बात की, उसने वंडरलैंड का कान पकड़ के बैठाया कि ये करना है, वो मानी नहीं। तो अभी सारा कुछ उसका कच्चा चिट्ठा, व्हेन शी वाज द डिफेंस मिनिस्टर, ये मर्कल की चहेती है, ये इकलौती मिनिस्टर ऐसी है मर्कल के नीचे, एंगेला मर्कल के नीचे, जो उसके पूरे टेन्योर में थी एट वेरियस लेवल्स। लास्ट
3-4 years शी वाज द डिफेंस मिनिस्टर, और वहां से निकल के मर्कल और मैक्रोन के डील में ये प्रेसिडेंट बनी है यहाँ पे। मर्कल एंड मैक्रोन ने डील करके बाकी देशों को दबा के उसको इलेक्ट करवा दिया। ठीक है, ये कोई यूरोपियन पार्लियामेंट से इलेक्ट होके नहीं आई है, कोई इलेक्शन नहीं है इसका। इसके जो डिफेंस मिनिस्टर के टाइम में इसके जो भी स्कैंडल्स थे, अपने करप्शन स्कैंडल्स, वो अब खुल के आ रहे हैं दबाव डालने के लिए इसके ऊपर कि निकल, अब तो तेरा टाइम हो गया। मर्कल तो गई, मर्स तो घूम चुका, मैक्रो का तो बस टाइम टेबल शुरू हो गया, काउंटडाउन फॉर टेक ऑफ, कब Exactly, sir. Tick, 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 mom. टाइम हो गया, अब तेरा टाइम आ चुका है, तू जा। हम तो करेंगे भारत से बातचीत, हम तो एफ्टा करेंगे भारत, हम तो एफटीए करेंगे भारत के साथ, सारा डील भारत के साथ। और उसको बोला था जैसे एफ्टा के साथ किया, जैसे यूके के साथ किया, उसी तरह से करो। वो मानने को तैयार नहीं थी, तो अभी देख रहे हो क्या हो रहा है उसके साथ। मैक्रो थोड़ा हिल रहा था, तो देख रहे हो क्या हो रहा है उसके साथ। तो वेस्ट के फंडे क्लियर है, दे आर फेसिंग स्टैगफ्लेशन स्ट्रोक रिसेशन ऑलरेडी। हंगरी, इटली, ग्रीस आर इन टॉक्स टू जॉइन ब्रिक्स। ग्रीस आ गया तो साइप्रस भी आ जाएगा। दे आर ऑलरेडी इन टॉक्स, और वहां रोना धोना हो रहा है कि इनके ऊपर दबाव डाल दोगे तो ये तो ईयू को तोड़ के चले जाएंगे ब्रिक्स। दे विल अलाइन विद ब्रिक्स। सो जस्ट इमेजिन। सर एक और मैं सवाल आपसे, हाँ जी जी सर, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ सर कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि यूएस आया है भारत से ट्रेड टॉक करने के लिए, क्या इसके पीछे सर एक रीजन ये भी है कि रशिया और चाइना के खिलाफ जो एक और अलाइनमेंट बनाने की कोशिश, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने देखा कि जो चाइना है और भारत वो नजदीक आ रहे हैं और कहीं ना कहीं यूएस पूरी तरह से एलिनेट होता जा रहा है। नहीं, देखो, भारत और चाइना कोई नजदीक नहीं आ रहा। भारत ने तो फिर भी बोल दिया पहले आप बॉर्डर सॉर्ट आउट करो, फिर बाद में आगे देखें। जी जी तो भारत और चाइना पास नहीं आ रहे। भारत के ऊपर दबाव इसलिए डाल रहा था, पूरा कुछ कर रहा था, जो रेजिम चेंज करने की भी कोशिश की थी 2024 में। वो तो ये था कि भाई साहब, आपकी लड़ाई चीन से, आप खुद लड़िए, मैं नहीं लड़ता चीन से आपके लिए, मैं अपने लिए लड़ता हूं। मैं जब लड़ा था आप आए थे मेरे साथ खड़े होने के लिए, कुछ किया था आपने? आप में तो ताकत ही नहीं है। तो मैं, अगर आप सोच रहे हो कि आपके लिए चीन के साथ मैं लड़ाई लूंगा, फॉरगेट इट, आई एम नॉट फाइटिंग विद यू। और यहां पे भी देख लो ना, जापान आपके साथ आ गया, साउथ कोरिया आपके साथ आ गया, फिलीपींस आपके साथ आ गया, इंडोनेशिया आपके साथ है, ऑस्ट्रेलिया के साथ आपका जो डील था वो दोबारा टॉक्स में है और उसको एक्सपैंड करने के। क्वाड तो आपके साथ है, उसके साथ थोड़े है। और सर क्वाड में भी, सर क्वाड को लेकर भी खबर आई, जो यूएस एनवाई, उन्होंने थोड़े इशारे दिए कि ट्रम्प आ सकते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो पता नहीं कितने सालों से लिख रहा हूं कि भाई साहब, यूएस इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर क्वाड। आप इधर के देश आप खुद मिल जाओ, इकट्ठे हो जाओ, आप ही आप क्वाड कर सकते हो। क्वाड का तो वो तो मिलिट्री बनाना चाहता था, हमने तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट और सब कुछ डाल दिया उसके अंदर। सो you have expanded the scope, economic cooperation, cyber security, maritime, blue economy, इंफ्रास्ट्रक्चर, सब कुछ डाल दिया उसके अंदर। इसीलिए तो वो खफा है। वो तो केवल मिलिट्री रखना चाहता था, पैसे थोड़ी डालना था कि भाई चीन के लिए, चीन के लिए ये सब मेरे लिए लड़ेंगे चीन के। मना कर दिया, भारत ने तो क्लियर मना कर दिया, तेरे को लड़ना है तू लड़ ले। एंड इफ यू थिंक आई विल ओपन समथिंग फ्रॉम हियर, फॉरगेट इट। You never came. That was the thing. गलवान हुआ, सब हुआ. Did you come? Absolutely. No. So if you can't come for me, why should I go for you? तेरा मैं दूध पीता कुत्ता थोड़ी हूँ कि तूने बोल दिया उस पे बहुत। सर इसमें यहाँ पर पाकिस्तान पॉलिसी भी तो एक है सर, जिस तरह से यूएस ने पाकिस्तान पॉलिसी अपनी रिसेंटली पोस्ट ऑपरेशन सिंदूर और एक चीज मैं बताता हूँ आप, वो है सर, यूएस पाकिस्तान के साथ वही कर रहा है जो 2021 के पहले 20 साल पाकिस्तान ने यूएस के साथ किया। वही कर रहा है, बदला ले रहा है। People may not know. Every month US gives $87 million to
तालिबान. Biggest boots on ground outside of US, 14,000. स्पेशल फोर्सेस, CIA, इनके प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स, वो कंचे खेलने नहीं आए. बगराम में है काफी लोग. यस, जब तालिबान कहता है कि नहीं बगराम एयरबेस मैंने यूएस को नहीं दिया, बिल्कुल सही, यूएस को नहीं दिया है, बट यूएस पीपल ऑपरेट फ्रॉम बगराम एंड अदर प्लेसेस. वो कहता है मैं बीएलए को प्रोस्क्राइब करता हूं. अच्छी बात है. तालिबान को पैसे देके किन किन को पैसे दिलवा रहा है? टीटीपी और बीएलए को. तो प्रोस्क्राइब करके क्या हुआ? प्रोस्क्राइब तो वो एचटीएस वाला जोलानी भी है, जो आज सूट टाई लगा के उसको प्रेसिडेंट बना दिया. कल तक वो आतंकी थे, आज वो प्रेसिडेंट है. अब वो सब कुछ बोल रहा है कि हाँ, और आप देखो रोज खबर आती है कि बीएलए ने इतने को ठोक दिया, टीटीपी ने इतने को ठोक दिया पाकिस्तान फौज को. सर ये चल के आ रहा है. मैं आपसे सर, ये जो आपने बड़ी अहम बात बताई है, क्योंकि बलूचिस्तान और सब पे मैं काफी लोगों से मेरी बातचीत. बलूचिस्तान और आपके केपी में पाकिस्तान गवर्नमेंट की रिट चलती नहीं है, पाकिस्तान आर्मी की रिट नहीं चलती है. वहां पे तो एक तरफ यूएस के साथ पाकिस्तान ने डील कर ली है जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स को लेकर, दूसरी तरफ बलोच अमेरिका से भी खफा है, पाकिस्तान तो खैर है ही है, और आप दूसरी बात ये बता रहे हैं. तो आखिर इससे ये होने क्या वाला है बलूचिस्तान में? आखिर कुछ नहीं होना, बलूचिस्तान इंडिपेंडेंट हो जाएगा. वो तोड़ देंगे पाकिस्तान को, अभी बता रहा हूं मैं. टूट चुका है बल्कि पाकिस्तान को, क्योंकि क्या हुआ है कि जो पाकिस्तान आर्मी के सिंध, बलोच, पश्तून, नदर्न एरियाज वाले हैं जिनको वहां भेज रहे हैं, वो लड़ने से मना कर रहे हैं. कहते हैं ये पंजाबियों ने लड़ाई शुरू की है, पंजाबियों को भेजिए, हम नहीं लड़ते, हमारी लड़ाई नहीं है. बटालियन की बटालियन हथियार दे के आ रही है, कहता कोर्ट मार्शल करना है कर ले. ये हालत है वहां पे केपी और बलूचिस्तान में. दे आर हैंडिंग ओवर द यूनिट, कंप्लीट आर्मरी, एम्युनिशन सब, और आ जा रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई साहब कोर्ट मार्शल करना है कर लो हमारा. तो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि डबल गेम खेल रहा है यूएस भी उनके साथ, कि जिस तरह से आपने 20 साल हमारे साथ किया था, तुझे सिखाऊंगा क्या होता. और एक्चुअल डील तो साइबर जो इनका क्रिप्टो करेंसी का हुआ है वो यूएस के साथ नहीं हुआ है, दैट इज विद ट्रम्प. एग्जैक्टली, वर्ल्ड लिबर्टी के साथ, वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल. कुछ आना है नहीं वहां से उसके साथ, क्योंकि पाकिस्तान के पास एनर्जी तो है नहीं, पानी है नहीं. यू रिक्वायर अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक माइनिंग टू क्रिएट द क्रिप्टो करेंसी. उसके लिए आपको पावर सोर्स की जरूरत है, एसी मतलब पानी की जरूरत है, वो तो है ही नहीं उसके पास. कौन सा माइनिंग, क्या क्रिप्टो करेंसी बना देगा? एंड बाय द वे, as per the act of Pakistan Parliament, dealing with cryptocurrency is illegal. और बोलिए. और दो ऐसे मुस्टंड इसने ले रखे हैं अपने पास इन वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल, who have been to jail. एक जस्टिन सून जो उसको ले रखा है, उसने तो he was caught for embezzlement of funds. उसके ऊपर तो चार्ज भी लगा था. $75 million इसने WLF को दिया, जिसके पास जीरो पैसा था. एंड हेलो ट्रंप जैसी जीत के आता है, जनवरी में वोट लेता है, 20 जनवरी को, फरवरी को उसके चार्जेस ड्रॉप हो जाते हैं. ऐसे बंदे को तो ले रखा है उसने. दूसरा लिया है, चार्ली जी बोलते हैं, ही उसको रन दी वर्ल्ड्स बिगेस्ट बिटकॉइन एक्सचेंज, बाइनेंस. ही वाज अरेस्टेड फॉर एम्बेजलिंग. उसके साथ क्या क्या डील किया पता नहीं, उसको छोड़ दिया, चार्जेस ड्रॉप हो गए, जेल से आ गया बाहर. ही इज द एडवाइजर टू पाकिस्तान. मनी लॉन्ड्रिंग के केस में था वो अंदर, और ये एम्बेजलमेंट के केस के अंदर था. क्लासिक एग्जांपल ऑफ यूजिंग इट फॉर टेरर फाइनेंसिंग. बट इस बिटकॉइन डील में 5 बिलियन इसने बना लिए, इसके खानदान ने. रिपोर्ट आई थी. पहला अप्रैल में टैको किया था, अबाउट 3 to 4 बिलियन इसके खानदान ने बना दी. बन गई इनकी जिंदगी यार. 8 बिलियन बना दिया. आप जितने बार उसको बैक फ्लिप करने बोलो, टाको करने बोलो, कर देगा यार. उसके खानदान की तो बन गई.
So, बिल्कुल। and World Liberty Financial, 60% of the stakes are held by his two sons, Eric Trump and Donald Trump Jr., and his son-in-law, Jared Kushner. And the agreements that they have signed with Pakistan and with anybody who's investing there is whatever profits will be generated, 75% of the profit will go to Trump family. ये है, तो वो तो अपने बच्चों के लिए बना रहा है यार। मेरा टाइम तो हो चुका, मैं खत्म हो रहा हूँ, मेरे बच्चे खुश रहे। उसने अमेरिका को ग्रेट थोड़ी बनाना है, उसने डोनाल्ड ट्रम्प फैमिली के खानदान को बताना है कि यार मेरे वंशज जो आएंगे उनके पास पैसे होने चाहिए, दैट्स इट। तो ही इज नॉट, मैं तो उसको बोलता हूँ यस मागा, वो मागा कर रहा है, मेक अमेरिका गरीब अगेन। जी सर। और अपनी फैमिली को अमीर से अमीर बनाने की। अभी जब मैं यूएस के पॉलिटिक्स को देखता हूँ, जी। इट्स बिकम सो डिविजन। एंड ये मैं देखता हूँ मोदी जी के आने के पहले पॉलिटिकल पार्टीज यूज्ड टू फाइट फॉर सीट, दे नेवर फॉट फॉर डूइंग वेल फॉर देम, और चुनाव में अच्छे अच्छे स्लोगन्स बोल देते, दैट्स इट। जीतने के बाद तो सब कुछ खत्म, वो तो अपने जेब गरम करने के लिए। अब वही हो रहा है इन सब का। क्यों मैं कह रहा हूं कि ट्रम्प फैमिली का बोला है कि जब ये मागा किया था अप्रैल में, 3.4 बिलियन यूएस डॉलर्स इसने बनाया, ये रिपोर्ट निकल के आया। ये नहीं बताया कि कितने इसके साथ के कांग्रेस वाले, वेदर रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स ने इनसाइडर ट्रेडिंग से पैसे बनाए। जब टैरिफ लगा दिया तो स्टॉक्स के वैल्यू कम हुए, मैंने खरीद लिया, या जस्ट बिफोर ही डज अ टाको मैं खरीद लेता हूं, और उसके बाद मैं जैसे ही टाको हो जाता है, स्टॉक्स के प्राइस बढ़ते हैं, मैं बेचता हूं एट प्रॉफिट। एंड बाय द वे, इनसाइडर ट्रेडिंग इन यूएस इज ए कॉग्नाइजेबल ऑफेंस, पीपल हैव गॉन टू जेल, लाइफ टर्म मिलता है। तो अब वो कर रहे हैं पॉलिटिशियन दाब के। अभी इसी टाकों में पता नहीं कौन से स्टॉक्स नीचे गए होंगे, अभी सडनली ये बंदा आया है, स्टॉक्स वहां बढ़े होंगे, पता नहीं कितने लोगों ने पैसे बनाए होंगे, डोनाल्ड ट्रंप इंक्लूडेड। बिल्कुल सर। सो अब वो उसको लग रहा है दैट फियर विच सिंगापुर का एक्स पीएम ली क्वान यू का बेटा ली सिंग लून ने बोला था 2-3 हफ्ते पहले, that the world can live without US. Can the US live without the world? अब वो समझ आ रहा है कि संसार सब निकल के चले जा रहे हैं। देखो, अगर अभी वो बोल रहा था कि रशिया से तेल मत लो ईयू का, कैन यूयू सर्वाइव? एब्सोल्युटली नो। तो आपसे बात कर रहे हैं कि यार सुलह करवा दो। उनको पता है सिंस यू आर नॉट इन्वॉल्व, यू आर न्यूट्रल, यू आर बेस्ट प्लेस टू अरेंज फॉर अ पीस डील विद। एग्जैक्टली। पीस डील हो जाता है तो मतलब रशिया गुड बुक्स में आ गया, तो उसका जो कुछ भी फ्रोजन अकाउंट्स ये वो सब कुछ था वो सब क्लियर हो गया। रशिया इज थ्रू। अफ्रीका और बाकी आपके साथ है, तो पहले लेते हैं वर्ल्ड आइलैंड। वर्ल्ड आइलैंड इज यूरेशिया एंड अफ्रीका, वो इकट्ठे हो गए। वहां से लैटिन अमेरिका आपके पास आ रहा है, कनाडा भी आपसे बात करना चाहता है, तो बचा क्या आप यूएस के पास? दैट इज द रीजन व्हाई दी आई एम श्योर दी वॉल स्ट्रीट एमएनसीज, बिग टेक, सब ने इसको झाड़ा होगा वहां पे डिनर पे। एब्सोल्युटली सर, तभी से लगातार हम देख रहे हैं थोड़ा-थोड़ा यू टर्न, पूरा जो टाको तब से पूरा टाको शुरू हुआ इनका। यार, आपके जितने भी ये बिग टेक और एमएनसी कंपनीज हैं वहां पे यूएस में, ऑलमोस्ट 50% ऑफ देयर स्टाफ इज ऑफ इंडियन ओरिजिन। एब्सोल्युटली। पर सर, बड़ी 50%। बात ये है कि मैंने बहुत सारी सोशल मीडिया पे वीडियोस देखी हैं, जो लोकल्स हैं वो कह रहे हैं कि ये लोग आते हैं, हमारी जॉब्स छीन लेते हैं। तो रिपोर्टर्स उनसे पूछ रहे हैं कि व्हाट आर योर स्किल्स एंड एवरीथिंग। तो
तो नथिंग मुझे जॉब नहीं मिलती बिकॉज आई हैव क्रिमिनल रिकॉर्ड एंड एवरीथिंग। तो इस तरह ये तो हालात है वहां के। प्रॉब्लम वही तो मैं बोल रहा हूँ, मागा अगर आपने बनाना है एक्चुअली, जो जैसे मोदी जी ने 10 साल पहले शुरू किया था आती स्किल डेवलपमेंट करके अब बोला है 10 साल बाद आत्मनिर्भर भारत। उस वक्त नहीं बोला था आत्मनिर्भर भारत। जब तक आपके पास स्किल्स नहीं है, सी पीपल फेल टू अंडरस्टैंड, IITs, IIMs, they don't run the plant. Absolutely, उनको sir. तो प्लांट बनाना भी नहीं आएगा। आपने डिजाइन बना दिया, वो बनाएगा कौन? Exactly. You need a वहां skill. बंदे आपको चाहिए आपके पॉलिटेक्निक्स और ITI से, इंडियन टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स और पॉलिटेक्निक से आपको बंदे चाहिए जो स्किल लेके आते हैं इस प्लांट को चलाने के लिए, एक्चुअल फ्लोर पे काम करने के लिए। वो है नहीं उसके पास। बड़े बड़े टेक्नोलॉजी, डिजाइन, मैनेजर वो सब हैं, मगर प्लांट चलाने के लिए बंदा नहीं है। जब भी तो कोरिया कंस्ट्रक्ट करने के लिए, यार बिल्डिंग बनाने के लिए अपने बंदे लाया था, प्लांट बड़ा कर रहा था हंडे। और अभी सर उन्होंने हुंडई प्लांट को रेट किया था, कहा था कि यूएस के बंदों को रखिए, उनको ट्रेन कीजिए। तो है ही नहीं वहां पे, तो क्या करेगा? वो तो चला गया वापस, कहता मैं तो पैसे भी ले जा रहा हूं। बंदे ही नहीं लाया था क्योंकि बंदे नहीं थे। उसको एक एग्जाम्पल लेना था, जैसे जब हुआ था सिंगुर से सनत शिफ्ट हुआ था नैनो प्लांट टाटा का, हिस्ट्री चैनल देख लेता, उसमें मिल जाता वे कि 1 साल के अंदर किस तरह से प्लांट ही नहीं शिफ्ट हुआ था, गांव आसपास के लोगों को स्किल डेवलपमेंट दिया था, क्योंकि वहां पे स्किल था। उसको अपने मशीन्स को किस तरह से चलाना, उनके फैक्ट्री के चलाने का कल्चर क्या है, वो सिखाया। और 1 साल के अंदर वो पूरा का पूरा प्लांट यहां से, एंड फर्स्ट ईयर खत्म होते होते द फर्स्ट नैनो हैड रोल्ड आउट फ्रॉम सानत। उसके लिए सर्टेन बेसिक स्किल्स की जरूरत है। आपके पास अगर वो स्किल नहीं है तो कैसे करोगे मागा? इट टेक्स सर यूएस जो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने सर फर्स्ट एड्रेस में मोदी जी की तारीफें तो की थी बहुत सारी, और लेकिन उनसे कुछ सीखा नहीं कि उन्होंने किस तरह से काम किया भारत में। नहीं ना, ऐसे लोग सीखते नहीं है ना। अब जब सब खड़ा होता है, आई नो एवरीथिंग, आई एम द बेस्ट, आई नो एवरीथिंग, मतलब कोई सीखने का दौर नहीं आता ना उसको। जो ज्यादा बड़बोला होता है वो सीखता नहीं है, वो सोचता है मैं ही हूं सब, मेरे को सब आता है। वो नहीं होता वैसे ना। अब पहले तो सोच, या तो आप इस तरह के लोगों को अपने पास रखो जो काबिल हो और वो सिखा सकें आपको कि यार ये करना हो तो ये करना पड़ेगा। एब्सोल्युटली, आपके आपके एडवाइजर्स पास तो बंदे हैं नहीं, जो थे उनको लात मार के निकाल दिया, तो अब कोई काम करने वाला नहीं बचा। एक के बाद एक स्टेट्स आर फेसिंग स्टैगफ्लेशन स्ट्रोक रिसेशन जी। इसके इसमें मतलब ये ही ब्लाइंडली फॉलोइंग द, इनका हेरिटेज फाउंडेशन है विच इज फंडेड बाय द रिपब्लिकन्स थिंक टैंक। ऐसे ही उनका वो क्या है, डेमोक्रेसी, NED, दैट इज फंडेड बाय द डेमोक्रेट्स। तो इधर हर इलेक्शन के पहले, प्रेसिडेंट इलेक्शन के पहले 1-2 साल पहले दे टेक आउट अ बुक, प्रोजेक्ट सो एंड सो, एक मैनुअल निकालते प्रेसिडेंट के लिए कि एडवाइस देने के लिए क्या करना। तो इस बार भी निकला था मैंडेट फॉर लीडरशिप प्रोजेक्ट 2025 का। पहले इसमें जितना दिया था इसको, जब पहले हुआ था अपना 2016 वाला, उसमें से तकरीबन 50-60% ही इम्प्लीमेंटेड। इसमें व्हेन यू ओपन द मैनुअल, उसमें इन फॉरेन पॉलिसी एंड स्पेशली इन फॉरेन इकोनॉमी, ट्रेड वगैरह में 2 पार्ट थे। वन चैप्टर रिटन बाय नवारो, which is exactly this what he is doing. The second chapter was another economist, Kent Mullock, ऐसी नाम है उसका, that is the chapter immediately after that, which he has said no, don't get into tariff war, you got to have amicable relations with everybody since we are net buyers, we import everything. Tariff war will be harmful for US economy,
तो आप एफटीए वगैरह करो, ट्रेड डील्स एमिकबली विच इज गुड फॉर बोथ करो, एंड यू विल बी एबल टू मैनेज योर इकोनॉमी. He dropped that and he went Navarro's way. That is why Navarro is his trade advisor, जिसको एलॉन मस्क रिटार्डो बोलता है. ठीक है ना. तो इसके तीन है, नवारो, बसेंट एंड लुटनिक. तो इनके तीन नाम मैंने दिए. एक तो रिटार्डो है, बेसेंट इज बसंती एंड लुटनिक इज लुल्ली. दिमाग है नहीं. कहता है यार भीख मांग रहा है, एक बंडल कॉर्न तो ले लो मेरे को. अरे क्यों लूं यार तेरे से कॉर्न. आई एम द फिफ्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन. आई एम सेल्फ सफिशिएंट. हम एथेनॉल के रास्ते में जब गए तो जितना हमको एथेनॉल के लिए चाहिए, ब्लेंडिंग फ्यूल की बेंडिंग के लिए, हम कौन उतना खरीद रहे हैं. जब हम उससे खरीद रहे हैं विच इज नॉन जीए, जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं. यूएस से भी आता है बट इट इज नॉन जेनेटिकली मॉडिफाइड. वो भी खरीद रहे हैं, सब खरीद रहे हैं जो एथेनॉल के में जाता है फॉर ब्लेंडिंग विद पेट्रोल. अब ये रो रहा है कि वो जीएम वाला नहीं ले रहे. जीएम वाला तो आएगा ही नहीं अंदर. सो इट इज अमेरिका विच इज गेटिंग डेस्परेट. इट्स नॉट द अदर वे अराउंड. यू आर नॉट डेस्परेट यार. हाउ विल यू बी डेस्परेट. आज के तारीख में इमीडिएटली आपके 13 कंट्रीज के ऑब्लिक रीजन्स के साथ डील हो चुका है. 10 कंट्रीज के साथ इंक्लूडिंग यूएस आप नेगोशिएट कर रहे हो. एक कंट्री के पीछे आप डेस्परेट हो जाओगे, जबकि आपका टोटल ट्रेड विद यूएस कॉन्स्टिट्यूट्स 2% ऑफ योर जीडीपी. एंड ऑल द अदर कंट्रीज आर सेइंग यूएस को छोड़ दो, मेरे को दे दो, मैं कर लूं, आई नीड इट. तो व्हाई विल यू बी डेस्परेट विद यूएस. ये तो वेस्ट यूएस का नैरेटिव है जो हमारे मीडिया चलाती रहती है, प्रेस में चलता है. ओ हो इंडिया फाइनली एग्रीज टू ट्रेड डील. इंडिया नॉट एग्रीड यार. वो बात करने आया है कि हुक्म मेरे आका बता दो आप किस टर्म्स पे हमसे बात करोगे. ये तो वो बात करने आया है. 24 घंटे में कौन सा ट्रेड डील होता है. एब्सोल्युटली सर. इतनी टेक्निकलिटीज होती हैं, इतनी जल्दी बात थोड़ी ना हो जाएगी. ना. आपने मई के महीने में उनको भेज दिया था 200 बिलियन ट्रेड करने के लिए. 130 ऑड बिलियन है, 70 बिलियन बढ़ा के 200 बिलियन. आप डिपेंडेंसी यूएस पे नहीं रख रहे हो, ये देख लेना. केवल 70 बिलियन बढ़ा रहे हो. 139 140 था, आप 60 के करीब बढ़ा रहे हो. उतना ही बढ़ा रहे हो. कहता 200 बिलियन एनुअल ट्रेड का हमने दे दिया है. ये है, दैट्स फाइनल. इससे आगे हम आगे पीछे नहीं होंगे. इसके ऊपर जो डिस्कस करना है आप कर लो. उसमें ये सब कुछ नहीं है. डिफेंस डील नहीं है, एनर्जी नहीं है, एग्रीकल्चर नहीं है, डेयरी नहीं है, ये है ही नहीं. उसके बाद इसने 25% और लगाए कि रशिया का तेल ले रहे हो. तो अब बोला पहले भाई साहब ये 25% हटा दो, उसके बाद आगे बात करेंगे. उसके ऊपर जो हमने भेजा था 200 बिलियन का, उसके आगे और कुछ अंदर नहीं आएगा. वी आर नॉट गोइंग टू टॉक. और वो तो क्लियर बोल रखा है. अब वो क्या करेगा. एग्रीकल्चर और ये सारों ने तो पैसे दे रखे थे उसको इलेक्शन के लिए. तो ही विल गो टू देयर. अब जहां नहीं बिका नहीं बिका. जब तक बात कर सकता है कोशिश तो करेगा, लेकिन मिलना कुछ नहीं है इससे, निकलना कुछ नहीं है. ये जाएगा. ही इज एन एडिशनल सेक्रेटरी डीलिंग विद साउथ एशिया एंड सेंट्रल एशिया. ये जो आ रहा है इज क्वाइट अ लो लेवल. हम भी अपना कॉमर्स सेक्रेटरी को बिठा रहे. तो वो बैठेगा, उसके साथ बात करेगा और जाएगा. ठीक है. तो देन दे विल सी, आगे बातचीत होगी. आपका मेन नेगोशिएटर तो पीयूष गोयल जी है, जिससे डरते हैं बहुत, जिससे बहुत यूएस को डरा दिया पीयूष गोयल जी ने. एक निकाल दी पूरी तरह. सीरियसली, because he goes very well prepared. I must give full marks to his team. They do full in-depth preparation और जाते हैं और कच्चा चिट्टा फाड़ के आ जाते हैं उनका, क्योंकि वो प्रिपेयर करके नहीं आते. वो सोचते हैं अपने धुन में कि मैं बोल दूंगा वो हो जाएगा. ऐसा नहीं होता.
जी, ऐसे नहीं बिल्कुल। होता। दिस इज नॉट द इंडिया ऑफ 1990s और समथिंग, दिस इज अ डिफरेंट इंडिया यू आर टॉकिंग। एब्सोल्युटली 2025 का भारत है और या शायद अंदाजा नहीं था डोनाल्ड ट्रम्प को, वरना शायद इस तरह का कदम उठाते भी नहीं भारत के साथ, क्योंकि पूरी फजीयत और जो पूरी हेकड़ी थी वो अमेरिका की निकल खत्म हो चुकी है। गई, खत्म हो गई, खत्म हो गई, सब तरफ से खत्म हो गई। जिसने उसे हाथ मिला लिया उसकी गवर्नमेंट गिर गई। बिल्कुल सर, वो तो पूरी तरह से नजर आ रहा है, एक के बाद एक के बाद एक रिजीम चेंज हम ग्लोबली यस, देख रहे हैं, यस, इंस्टेबिलिटी है। यस। मतलब जिसने एक्सेप्ट किया कि मैं आपके यहाँ इन्वेस्ट कर दूंगा पैसा, चैप्टर क्लोज, चैप्टर। जी, बिल्कुल। अब देखते हैं कि इस विजिट से क्या कुछ निकल के आता है। ट्रेड नेगोशिएशन के लिए यूएस डेलीगेशन आया हुआ है और क्या आई नतीजे डोंट आगे हम थिंक दे देखने विल वाले हैं। मेक एनी स्टेटमेंट्स, क्योंकि ये नॉर्मली वो ट्रम्प ट्वीट करे जो करे, अपना ट्वीट करता है, बेसिर पैर की ट्वीट करता है, हमारे लोग रिएक्ट कर जाते हैं। These things are done quietly. You never do it Absolutely. openly. Trade negotiations are not done on social media or tweets and other. ये इसमें मेजर क्या क्या है, आई डोंट नो। आई फील दे विल बी नो प्रेस कॉन्फ्रेंस और कोई बातचीत नहीं, बिल्कुल because it's सही। more of a messaging. He has brought some message, you will give him a message, that's it. जी, जी, बिल्कुल। बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ इस अहम चर्चा में जुड़ने के लिए। आपने पूरा इतना डिटेल में हमें एक्सप्लेन किया कि कैसे आज भारत ने अमेरिका को यहाँ तक लाकर खड़ा कर दिया। हालाँकि वो बात अलग है कि हमारे मीडिया में एक अलग नैरेटिव चल रहा है, लेकिन हमें सही और बेटर नैरेटिव आगे रखने की ज़रूरत है, जिसमें आपने काफ़ी अहम और इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं हमारे साथ रखे। बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपका एक बार फिर से। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय भारत।